आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का 8वां सबक 1.8 वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए हम पेज नंबर 81 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। As I climbed the stairs of my hostel room, my plan was ready in my mind. कि हमने देखा कि राइटर की इंग्लिश बहुत पुअर थी, बहुत ख़राब इंग्लिश थी उनकी, और इसलिए उनकी इंसल्ट भी हुई थी। अब वो जो है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो राइटर कह रहे हैं, एज आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, अपने हॉस्टल रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, माई प्लान वॉज रेडी इन माई माइंड। वो कह रहे थे कि उनका प्लान उनके दिमाग में तैयार था। नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस who are educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking in English। और वो कह रहे हैं कि जैसा कि जो लोगों की तालीम जो है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होती है, वर्नाक्यूलर मतलब नेटिव या रीजनल लैंग्वेज में होती है, जैसे कि मराठी, तो वो कहते हैं कि जो मराठी मीडियम से पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, थिंक इन मराठी बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश। यानी मराठी मीडियम से जो पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वो मराठी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में बोलते हैं। यानी पहले वो मराठी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में जो है उसको वो बोलने की कोशिश करते हैं। मतलब वो बोलने से पहले, इंग्लिश को बोलने से पहले, इंग्लिश को स्पीक करने से पहले किस में सोचते हैं, वो मराठी में सोचते हैं, और उसको बाद में क्या करते हैं, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, और फिर बाद में उसको जो है वो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यानी ये कहा जा रहा है कि जो मराठी मीडियम से एजुकेशन लेते हैं वो इंग्लिश बोलने से पहले जो है, जो भी उनको बोलना है तो उसको वो किस में, कौन से लैंग्वेज में सोचते हैं, मराठी लैंग्वेज में सोचते हैं, और बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। एंड देन समहाउ ट्राई टू स्पीक आउट दीज ट्रांसलेटेड इंग्लिश, और फिर जो है किसी तरीके से ये ट्रांसलेटेड इंग्लिश जो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट की है तो वो बोलने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू स्पीक आउट दिस ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस इन एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड फैशन। और वो कह रहे हैं कि फिर जब वो ऐसा ट्रांसलेशन करके जो है वो ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हैं। और कैसा बोलते हैं देखिए, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड फैशन। ऑकवर्ड मतलब एक अजीब अंदाज में, बहुत ही अजीब अंदाज में ये सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हैं। तो राइटर ऐसा क्यों कह रहा है कि ये सेंटेंसेस बहुत अजीब अंदाज में बोले जाते हैं, क्योंकि जो है इंग्लिश जब यहाँ पर जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो मराठी मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है कुछ भी बोलने से पहले जो है वो कौन से लैंग्वेज में सोच रहे हैं, मराठी लैंग्वेज में सोच रहे हैं, मराठी लैंग्वेज में सोच रहे हैं, और बाद में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मराठी लैंग्वेज में सोच रहे हैं और बाद में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसलिए जो है वो जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो वो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, राइटर कह रहा है वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड बनते हैं, बहुत ही अजीब बनते हैं। आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो राइटर कहते हैं कि वो इस तरीके से नहीं करेंगे। यानी राइटर कहते हैं कि वो क्या नहीं करेंगे, वो इंग्लिश तो बोलेंगे, इंग्लिश को स्पीक करेंगे, लेकिन इंग्लिश स्पीक करने से पहले उसको जो है वो बोलने से पहले वो मराठी लैंग्वेज में सोचेंगे नहीं। यानी उनकी जो थिंकिंग है वो, यानी जैसा कि आम तौर पर होता है, इसमें कहा गया है कि मराठी मीडियम से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इंग्लिश को स्पीक करने से पहले वो क्या करते हैं, वो मराठी में सोचते हैं। कौन सा ज़बान में सोचते हैं, मराठी में सोचते हैं इंग्लिश बोलने से पहले, और फिर मराठी में सोचकर उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर वो सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये इसलिए वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, बहुत ही अजीब बनते हैं। इसलिए राइटर कह रहा है कि वो ऐसे पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब वो मराठी में नहीं सोचेंगे। आई डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। यानी राइटर कह रहा है कि वो इस तरीके से इस पैटर्न में इंग्लिश को स्पीकिंग नहीं करेंगे। आई वॉन्टेड टू अचीव एक्सेलेंस।
राइटर कह रहे हैं कि उनको एक्सेलेंस अचीव करना था, उनको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स उनको अचीव करने थे इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। दिस अर्ज टू एक्सेल इन एनीथिंग दैट यू ट्राई टू डू हैज़ बीन विथ मी सिंस द चाइल्डहुड। और राइटर कह रहे हैं कि दिस अर्ज यानी ये जो जज्बा है, दिस अर्ज यानी ये जो जज्बा है, एक्सेल यानी आगे बढ़ने का जो जज्बा है, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का जो जज्बा है उनके साथ कब से था? बचपन से था। राइटर कह रहे हैं कि बचपन से उनमें कौन सा जज्बा था? किसी भी चीज़ में जो है महारत हासिल करने का, किसी भी चीज़ में एक्सेलेंस हासिल करने का, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का। वेदर आई वुड सक्सीड इन दिस और नॉट, वो कह रहे हैं कि उन्हें कामयाबी मिलेंगी या नहीं। आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई, वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि उनके जो एम्स हैं, उनकी जो मकसद है, वो अपने मकसद को हमेशा हाई रखते हैं, यानी बहुत वो हमेशा जो है हाई थिंकिंग रखते हैं। उनके एम्स हमेशा, उनके मकसद हमेशा, उनके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा जो है हाई होते हैं। आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई, यानी वो बहुत ऊंचा सोचते हैं, उनके एम्स बहुत हाई होते हैं, राइटर कह रहे हैं। इन दिस केस टू, यानी अब उन्हें इंग्लिश सीखना था राइटर को, तो वो कह रहे हैं कि इन दिस केस टू आई वांटेड टू स्पीक एक्सेलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। राइटर कह रहे हैं कि उन्हें जो है कैसी इंग्लिश बोलनी थी? आई वांटेड टू स्पीक एक्सेलेंट, बेहतरीन इंग्लिश बोलने की थी उनको। एलिगेंट यानी बहुत ही जो है खूबसूरत इंग्लिश बोलने की थी उनको। एंड फ्लुएंट, बहुत तेज़ी से जो है उन्हें बहुत ही फ्लुएंटली मतलब तेज़ी से जो है बहुत फास्ट और एक्यूरेटली उनको इंग्लिश बोलनी थी। उनको जो है किस तरीके से इंग्लिश बोलने की थी? देखिए उनको, आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सेलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलना चाहते थे, लेकिन कैसी इंग्लिश बोलना चाहते थे? वो एक्सेलेंट तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते थे, एलिगेंट तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते थे, और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते थे। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स एंड इंग्लिश नॉवेल्स। और राइटर कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या शुरू किया, यानी क्या किया उन्होंने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए राइटर ने क्या किया? द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश नॉवेल्स। सबसे पहले राइटर ने क्या पढ़ना शुरू किया? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश के अखबार पढ़ना शुरू किया और इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया। आई स्टडीड इटीमोलॉजी एंड फोनेटिक्स एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम। और राइटर कह रहा है कि उन्होंने जो है किसकी स्टडी की? इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी का जो मतलब होता है, इटीमोलॉजी का मतलब होता है कि जो अल्फाज है, जो अलग अलग अल्फाज इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अल्फाज का रूट क्या है, इसकी स्टडी करना। जो अल्फाज इंग्लिश के अंदर अलग अलग अल्फाज बोले जाते हैं, अलग अलग अल्फाजों का जो इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अल्फाजों का रूट क्या है, वो अल्फाजों का ओरिजिन क्या है, उसकी स्टडी करना, यानी इटीमोलॉजी। और क्या स्टडी करना चाहते थे वो? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है, रिलेटिंग टू स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी सही तलफ़ुज़, अल्फाजों को सही जो है सही तलफ़ुज़, अल्फाजों का सही तलफ़ुज़ निकालना। फोनेटिक्स मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी इंग्लिश की जो वर्ड्स है, इंग्लिश में जितने भी अल्फाज है, उनको सही तरीके से प्रोनाउंस करना, उनको सही तरीके से उनका सही तलफ़ुज़ में उनको जो है पढ़ना, सही तलफ़ुज़ में उनको पढ़ना, सही तलफ़ुज़ में जो है उनको प्रोनाउंस करना, तो उसको क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। तो राइटर को किसकी स्टडी करने की थी? राइटर को जो इटीमोलॉजी की भी स्टडी करने की थी और फोनेटिक्स की भी स्टडी करने की थी। एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम, और किस तरीके से उनको प्रोनाउंस करते हैं, उसका तलफ़ुज़ किस तरीके से होता है अल्फाजों का। आई यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। राइटर कह रहा है कि वो जो है आईने के सामने खड़े रहते थे और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे। रियलाइजिंग माई मिस्टेक्स, और रियलाइजिंग मिस्टेक्स यानी उनकी जो गलतियाँ होती थी वो गलतियों को समझते थे।
एंड करेक्टिंग देम माई सेल्फ ऑल द टाइम, और वो गलतियों को जो है दूर किया करते थे, करेक्ट किया करते थे। एंड इम्प्रोवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे, और इम्प्रोवाइजिंग मतलब नए नए तरीके से वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, और वो इंग्लिश को दिन ब दिन जो है हर दिन इम्प्रूव किया करते थे, उसमें तब्दीली लाया करते थे। इट टुक अबाउट 9-10 months by which time I started feeling quite confident, और जो है 9-10 महीने के अंदर जो है राइटर को बहुत कॉन्फिडेंस आया इंग्लिश बोलने के अंदर, अबाउट स्पीक इन इंग्लिश एट लेंथ विथ एनीबडी, और 9 से 10 महीने के अंदर राइटर जो है अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने लगे, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने लगे। माई फियर हैड वैनिस्ड, और वो कह रहे हैं कि उनका जो डर है वो वैनिस्ड होगा था, गायब होगा था। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम, और बहुत कंफर्टेबल वो फील कर रहे थे इन माई हॉस्टल, हॉस्टल के अंदर बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब वो किसी के भी साथ इंग्लिश बोल सकते थे। इन माई फ्यूचर करियर आउट ऑफ 32 years in information technology field, I was the chief executive or managing director or head of software company with thousands of software engineers वर्ल्ड वाइड। तो राइटर कह रहे हैं कि उनका जो करियर है कितने सालों का है, 32 सालों का है। उनका करियर कितने सालों का है, 32 सालों का। और कौन से फील्ड में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में है। और कौन कौन से पोस्ट पर उन्होंने काम किया, चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर या हेड ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी, और जो है उनके जो है अंडर जो है उनके गाइडेंस में कितने इंजीनियर्स काम किया करते थे, थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया के अंदर हज़ारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है उनके गाइडेंस में जो है काम किया करते थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैड टू गिव सेवरल प्रेजेंटेशन और नेगोशिएट मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सीईओज, डायरेक्टर्स और वीपीज इन द यूएस। और वो कह रहे हैं कि जब वो जो है अलग अलग ओहदे पर थे, अलग अलग ओहदों पर जो थे जब उन्होंने राइटर, तो उनको जो है कई प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ते थे और नेगोशिएट करना पड़ता था, यानी कहीं जो कई किस्म के जो एग्रीमेंट्स बनाना पड़ते थे उनको, अपने कंपनी के कई एग्रीमेंट्स बनाना पड़ते थे, कई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना पड़ते थे अलग अलग कंपनी के सीईओ के साथ, सीईओज मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, वीपीस के साथ इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, या फिर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया। यानी राइटर जो है अलग अलग ओहदों पर जब थे तो उनको जो है अपनी कंपनी के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स या अलग अलग नेगोशिएशन करना पड़ते थे, और वो जो है अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किया करते थे। आई वॉज एब्सोल्युटली एट ईज मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे वो एट दैट टाइम। एट ईज मतलब बहुत ही इत्मीनान बख्श अंदाज में था, कंफर्टेबल, वो बहुत यानी उनका कंफर्ट बहुत कंफर्टेबल थे वो। आई वॉज एब्सोल्युटली एट ईज, यानी एट ईज मतलब बहुत कंफर्टेबल थे, कोई परेशानी नहीं थी उनको इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। आई वॉज एब्सोल्युटली एट ईज एट दैट टाइम, इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स एट आईआईटी। और ये कंफर्टेबल, राइटर कंफर्टेबल क्यों थे, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लिए थे, उन्होंने कोशिश की थी आईआईटी में, जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने कोशिश की थी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। दैट आई कुड साइन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड, कि जो है उन्होंने कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जिनकी कीमत कितनी थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए थे कंपनीज़ के लिए। एंड ऑल्सो रन लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज़, और जो है उन्होंने जो है बड़े बड़े जो है ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ भी जो है वो चलाया करते थे।